गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8वीं हिंदी विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम दूसरी इकाई में से दूसरा लेसन ले रहे हैं, 2 लघु कथाएं। इसके लेखक जो है हरि जोशी जी है। इनका परिचय। हरि जोशी जी का परिचय। जन्म 1943, खुड़िया, मध्य प्रदेश। परिचय। सेवानिवृत्त प्राध्यापक हरि जोशी जी की साहित्यिक रचनाएं हिंदी की लगभग सभी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही है। आपको गोयन का सारस्वत सम्मान, वागीश्वरी सम्मान प्राप्त हुआ है। प्रमुख कृतियाँ: पंखुरिया, यंत्रयुग, आखाड़ों का देश, भारत का राग, अमेरिका के रंग आदि। गद्य संबंधी यहाँ 2 लघु कथाएं दी गई है। प्रथम लघु कथा में जोशी जी ने बताया है कि हमें बुरे काम का फल बुरा ही मिलेगा, अतः बुरे काम नहीं करने चाहिए। दूसरी लघु कथा में आपने समझाया है कि कठोरता की अपेक्षा विनम्रता अधिक महत्वपूर्ण है। घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है, अतः हमें घमंड नहीं करना चाहिए। ये जो है दोनों लघु कथाओं से हमें समझाने का प्रयत्न किया है। तो पहला जो है हमारी लघु कथा नींव। नींव यानी आपको पता ही होगा, नींव किसे कहते हैं? बराबर है, नींव जो किसी भवन की दीवार का वह निचला हिस्सा जो जमीन के अंदर नीचे रहता है, जिसे हम फाउंडेशन कहते हैं। ठीक है, नींव यानी क्या समझ में आ गया? ओके। बहुमंजिला इमारत की दीवार नींव से उठ रही थी। बहुमंजिला यानी क्या? कई मंजिल वाली इमारत, जो बिल्डिंग जिसके कई सारे फ्लोर्स हो, ऐसी इमारत की दीवार जो है वो नींव से उठ रही थी, यानी फाउंडेशन से उसे उठाया जा रहा था। ठेकेदार नया था, जिसे ये कॉन्ट्रैक्ट मिला था काम करने के लिए। ये जो ठेकेदार था वो कैसा था? नया था। भयभीत सा वह 1 तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई कर रहा था। भयभीत सा यानी डरा हुआ वो क्या कर रहा था? 1 तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़वाई कर रहा था। अगले दिन अधिकारी महोदय आए, जिन्होंने उसे यह कॉन्ट्रैक्ट दिया था। वह अधिकारी महोदय, वह पर्सन वहां पर आए। उन्होंने काम के प्रति घोर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने उस नए ठेकेदार का काम देखा और काम के प्रति घोर असंतोष व्यक्त किया, यानी बहुत ही उन्हें वो काम अच्छा नहीं लगा। बिल्कुल भी उन्हें वो काम अच्छा नहीं लगा। महोदय बोले, ऐसे काम करना हो तो कहीं और जाइए। अगर तुम्हें इस प्रकार काम करना है, ऐसे काम करना है, तो तुम क्या करो, कहीं दूसरी जगह निकल जाओ। ऐसे काम करना यहाँ नहीं चलेगा। अगले दिन सशंकित नए ठेकेदार ने 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई की। अगले दिन उसने क्या किया? जो नया ठेकेदार था उसे क्या लगा, शायद रेत ज्यादा हो रही है, इसलिए उसने सशंकित यानी शंका से भरा हुआ, डाउट से भरा हुआ, ऐसा जो नया ठेकेदार था उसने क्या किया? 1 तगारी सीमेंट ली और 3 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई की। पहले उसने क्या किया था? 1 तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत का मसाला लेकर उसने ईंटों की जुड़ाई की थी। लेकिन अभी उसने क्या किया था? 1 तगारी, जैसे ही अधिकारी महोदय ने उसके काम के प्रति असंतोष व्यक्त किया था, तो उसने क्या किया था? 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई करना शुरू कर दिया। संबंधित अधिकारी आए, वो उससे रिलेटेड, उस काम से रिलेटेड जो अधिकारी थे वह अधिकारी आए। उन्होंने नींव की दीवार पर एक निगाह डाली और गर्म हो गए। उन्होंने क्या किया? नींव की जो दीवार उठ रही थी उस पर एक निगाह डाली, एक नजर डाली और गर्म हो गए। गर्म हो गए यानी क्या? गुस्सा हो गए। इस बार ठेकेदार ने अंतिम चेतावनी दी। इस बार ठेकेदार ने क्या किया? अंतिम चेतावनी यानी लास्ट वार्निंग जो नया ठेकेदार था उसे दी। यदि कल तक काम में पर्याप्त सुधार नहीं किया गया तो काम बंद करवा दिया जाएगा। क्या लास्ट वार्निंग दी उसे? कि कल तक अगर तुम्हारे काम में पर्याप्त यानी चाहिए उतना सुधार नहीं आया
तो तुम्हारा जो काम है वो बंद करवा दिया जाएगा, क्योंकि तुम जो काम कर रहे हो वो हमें पसंद नहीं आ रहा, लेकिन काम में क्या सुधार चाहिए वगैरह उसे कुछ भी बताया नहीं। जैसे पहले दिन उससे बताया था, उसने 1 तगारी सीमेंट 5 तगारी रेत ले रहा था, काम के प्रति असंतोष व्यक्त करने के बाद 1 तगारी सीमेंट 3 तगारी रेत वो लेने लगा। फिर भी अधिकारी महोदय और भी गुस्सा हो गए, उन्होंने लास्ट वार्निंग दे दी कि अभी तुम्हारे काम में सुधार नहीं आया तो तुम्हारा काम बंद करवा दिया जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे हाथ से निकलवा दिया जाएगा। जब नए ठेकेदार की समझ में बात नहीं आई तो उसने एक अनुभवी ठेकेदार से इस समस्या पर उसकी सलाह चाहिए। देखो ऐसा ही होता है, जब हमें कोई बात समझ में नहीं आती है, काम करते हैं और काम करते समय अगर कुछ बात समझ में नहीं आती है तो हम क्या करते हैं, जिन व्यक्तियों को अच्छा अनुभव है उस अनुभवी व्यक्ति से हम क्या करते हैं, सलाह मशवरा करते हैं, उनकी राय क्या है इस बारे में वो राय हम जान लेते हैं, उनके मार्गदर्शन पर हम चलते हैं। वैसे ही ये जो नया ठेकेदार था उसके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे मेरे काम में और इम्प्रूवमेंट चाहिए। अगर मैं किसी एक्सपीरियंस पर्सन से पूछता हूँ तो क्या हो सकता है, मुझे वो अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। ये दिमाग में लेकर उसने एक अनुभवी ठेकेदार, अनुभवी यानी जिसे काम का अनुभव हो, एक्सपीरियंस पर्सन ऐसे व्यक्ति से उसने उस समस्या की सलाह उसकी सलाह चाहिए, यानी इसके ऊपर उनका क्या राय है वो जानना चाहा। अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि यह महोदय रिश्वत चाहते हैं। जो अनुभवी ठेकेदार था, एक्सपीरियंस पर्सन था, उसने क्या बताया, ये जो महोदय है, अधिकारी महोदय, वो क्या चाहते हैं, रिश्वत चाहते हैं। इसके वजह से जो है वो क्या कर रहे हैं, तुम्हारे काम में कमियां निकाल रहे हैं और तुम पर गुस्सा कर रहे हैं, इसलिए काम में कमी बता रहे हैं। अगर रिश्वत दे दी जाए तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे काम के प्रति तुम्हारा काम में कोई कमी नहीं निकल सकते। लेकिन तुम अगर रिश्वत नहीं देते तो कितना भी अच्छा काम करो, वो क्या करेंगे, तुम्हारे काम में कमियां ही बताते रहेंगे, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए, उन अधिकारी महोदय को रिश्वत चाहिए। नया ठेकेदार ईमानदार था। जो नया ठेकेदार था वो कैसा था, ईमानदार व्यक्ति था। वह रिश्वत देने लेने को अपराध समझता था। सच्ची में है बच्चों, ये बात सही है कि रिश्वत देना लेना कैसे माना जाता है, अपराध समझा जाता है। हमारा कानून जो है वो भी रिश्वत देना व रिश्वत लेना, इन दोनों को कानूनन अपराध मानता है। क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसे कहा जाता है, क्योंकि जो रिश्वत देते लेते हैं उसके वजह से जो है वो हमारे देश का विकास नहीं होता। रिश्वत देन लेन के कारण हमारे देश की प्रगति जो है वो थम जाती है और सर्वसाधारण लोगों को जो है इन कई सारे कष्टों को झेलना पड़ता है और कई सारे अवैधानिक काम जो होते हैं उसको इस रिश्वत के वजह से अंजाम दिया जाता है। इसीलिए हमारे कानून के मुताबिक जो व्यक्ति रिश्वत देता है और जो व्यक्ति रिश्वत लेता है दोनों को क्या समझा जाता है, अपराधी माना जाता है और उनको सजा दी जाती है। इसीलिए रिश्वत देना और लेना जो है वो कानूनन अपराध ऐसे हमारे यहाँ माना जाता है। ये जो नया ठेकेदार था वो भी रिश्वत देने लेने को अपराध समझता था। उसने भ्रष्ट अधिकारियों को पाठ पढ़ाने का निश्चय कर लिया। उसने ये जो भ्रष्ट अधिकारी था जिसे रिश्वत चाहिए थी उसे पाठ पढ़ाने का उसने क्या किया, निश्चय कर लिया, निर्णय कर लिया। अगले दिन अधिकारी महोदय निरीक्षण करने आए। अगले ही दिन जो अधिकारी महोदय थे वो काम का निरीक्षण करने के लिए आए। ठेकेदार ने उन्हें रुपयों से भरा लिफाफा पकड़ा दिया। ठेकेदार ने क्या किया, जैसे ही वो आए तो उन्होंने क्या किया, रुपयों से भरा लिफाफा जो है वो उनके हाथ में पकड़ा दिया। अधिकारी प्रसन्न होकर जैसे ही जाने लगे वैसे ही एकाएक वहां उच्च अधिकारी आ गए। देखो अभी अगर लिफाफा पकड़ा नहीं देते, पैसों का लिफाफा, तो वो क्या करता, निरीक्षण करने आया हुआ अधिकारी आज भी उसके काम में कोई ना कोई कमी निकालता या उसके हाथ से वो कॉन्ट्रैक्ट निकाल लेता। लेकिन उसके हाथ में आज पैसों का लिफाफा पकड़ा दिया तो उसके वजह से वो बहुत ही खुश हो गया। उसने कोई कमी नए ठेकेदार के काम में नहीं निकाली। लेकिन जैसे ही वो हाथ में लिफाफा लिए प्रसन्न होकर यानी बहुत ही खुश होकर वहां से निकलने लगा वैसे ही एकाएक वहां उच्च अधिकारी आ गए। अचानक से वहां पर जो है वो उच्च अधिकारी वहां पहुंच गए। अधिकारी महोदय रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। जो अधिकारी व्यक्ति था, अधिकारी महोदय था, वो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। रंगे हाथ पकड़ना ये मुहावरा है बच्चों। इसका अर्थ होता है अपराध करते हुए प्रत्यक्ष
पकड़ना। रंगे हाथ पकड़ना यानी क्या? अपराध करते हुए प्रत्यक्ष पकड़ना। उस व्यक्ति को उस उच्च अधिकारी ने, ये जो अधिकारी महोदय था, उसे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया था। वस्तुतः रात में ही ईमानदार ठेकेदार ने अधिकारी महोदय के खिलाफ उच्च अधिकारी के पास शिकायत कर दी थी। सच्चाई में क्या हुआ था कि रात में ही ये जो ईमानदार नया ठेकेदार था, उसने ये जो अधिकारी महोदय था उसके खिलाफ उच्च अधिकारी के पास शिकायत कर दी थी कि यह व्यक्ति ऐसे ऐसे चाहता है, यह मुझसे रिश्वत लेना चाहता है। उच्च अधिकारी ईमानदार थे। उच्च अधिकारी जो था वो पर्सन कैसा था? बहुत ही ईमानदार था, ईमानदारी से काम करता था। उन्होंने कहा कुछ एक भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ही पूरा प्रशासन बदनाम होता है। हमें अपना काम कैसे करना चाहिए? पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करना चाहिए, तभी वो सफल होता है। उन्होंने क्या कहा कि कुछ एक भ्रष्ट अधिकारियों के कारण, यानी कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं कि जो क्या करते हैं? भ्रष्ट होते हैं, यानी घुसखोर होते हैं, करप्ट होते हैं। ऐसे अधिकारियों के कारण जो पूरा प्रशासन जो होता है वो बदनाम होता है। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का निर्णय ले लिया। जो उच्च अधिकारी थे, उन उच्च अधिकारी ने ये जो भ्रष्ट करप्ट अधिकारी था, ये जो घुसखोर अधिकारी था, उसे सजा दिलवाने का, दंड यानी क्या? सजा दिलवाने का निर्णय उन्होंने ले लिया। सच ही कहा है, बुरे काम का बुरा नतीजा। हम ये कभी से यह कथन हम सुनते आ रहे हैं, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, क्योंकि जैसा करेंगे वैसा ही हम भरेंगे। जैसा हम करते हैं वैसा ही फल हमें भुगतना पड़ता है। बराबर है कि नहीं? अगर हम दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करेंगे तो एक ना एक दिन हमारे साथ भी बुरा होना ही है। अगर हम दूसरों के लिए कोई गड्ढा खोदते काम करेंगे तो हम स्वयं उसमें गिरने वाले हैं। आखिर जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। इसलिए कहा जाता है बुरे काम का बुरा नतीजा। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया। ये जो नया ठेकेदार था, वो नया ठेकेदार और जो उच्च अधिकारी था, ये दोनों की जो ईमानदारी है, उस ईमानदारी का समाचार जो है वो चारों तरफ फैल गया था। उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया। इन दोनों का जो है वो सार्वजनिक समारोह में जो है वो सम्मान किया गया। सार्वजनिक समारोह में यानी सामूहिक समारोह, जो पब्लिक सेरेमनी होती है, उसमें इन दोनों का सम्मान किया गया। किस वजह से? क्योंकि इनकी जो ईमानदारी थी, इनकी जो सच्चाई थी, इन ईमानदारी और सच्चाई की वजह से जो भ्रष्ट व्यक्ति था वो पकड़ा गया था और इन्होंने भी उसका साथ नहीं दिया। इसके वजह से उनका सम्मान किया गया। देखो, अगर ये जो नया ठेकेदार हिम्मत करके अगर उसकी कंप्लेंट ना करता, शिकायत ना करता और उच्च अधिकारी भी उतना ईमानदार नहीं होता, तो ये जो भ्रष्ट अधिकारी है उसे सजा हो पाती क्या? नहीं। तो ये दोनों की जो ईमानदारी है, दोनों की जो सच्चा व्यवहार है, उसके वजह से यह भ्रष्ट अधिकारी पकड़ा गया था। इसके वजह से और इनकी ईमानदारी की वजह से क्या किया गया था? ये नए ठेकेदार और ये जो उच्च अधिकारी है उनका सम्मान किया गया था। उनको पुरस्कार दिया गया था, उन्हें अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो देखो बच्चों, हमें ये जो नींव लघु कथा है, इस लघु कथा के माध्यम से हमारे लेखक जो हरि जोशी है, उन्होंने बतलाने का प्रयत्न किया है कि बुरे काम का परिणाम बुरा ही होता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा सदैव बुरे कामों से बचना चाहिए। यह सीख हमें इस नींव लघु कथा के माध्यम से मिलती है। अभी हम इसकी जो दूसरी लघु कथा है, उस दूसरी लघु कथा की ओर बढ़ेंगे। इस लघु कथा का नाम है जीभ का वर्चस्व। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जीभ का वर्चस्व, ये जो पाठ है, इस पाठ में जो है दांत जो है वो कठोरता, व जीभ है वो नम्रता का प्रतीक बताए गए हैं। दांतों को किसका प्रतीक बताया गया है? कठोरता। तो और जीभ को विनम्रता का प्रतीक कैसे बताया गया है? हमें हमेशा कैसे होना चाहिए? विनम्र होना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। इन दोनों के माध्यम से हमें यह समझाने का प्रयत्न किया है कि विनम्रता मानव के व्यक्तित्व का आभूषण होती है। हमें घमंड नहीं करना चाहिए, इस कहानी के माध्यम से बताने का प्रयत्न किया है। पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे।
पंक्तिबद्ध यानी कतारबद्ध क्यू में होने के कारण और एकजुट होने के कारण जो दांत है वो बहुत ही दुस्साहसी हो गए थे। एक दिन वे गर्व में चूर होकर जीवा से बोले। एक दिन वो अपने गर्व में चूर होकर यानी घमंड में मस्त होकर उन्होंने जीवा से कहा, जीवा के साथ वो बुरा व्यवहार करने लगे। उन्होंने जीवा से बोले, हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं। हम कितने हैं? 32 घनिष्ठ मित्र हैं, एक से एक मजबूत। और कैसे हैं? एक से एक मजबूत ऐसे है हम हैं। तू ठहरी अकेली, चाहे तो तुझे बाहर ही न निकलने दे। उन्होंने घमंड में आकर क्या कहा जीवा से? हम 32 है, लेकिन 32 होकर भी हम कैसे हैं? एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र है और बहुत ही एक से एक मजबूत ऐसे हम है। और तू कैसी है? एक अकेली है। चाहे तो हम लोग जो है वो तुम्हें बाहर ही न आने निकलने दे। ऐसी जो है वो धमकी जो है वो दांत जो है वो जीभ को देते हैं। मैंने पहले आपको बताया है कि दांत किसका प्रतीक माना गया है? कठोरता का। और जीवा किसका प्रतीक माना गया है? विनम्रता का प्रतीक माना गया है। जीवा इसके ऊपर डरती नहीं है। ऊपर से स्वच्छ और अंदर से वह हंसकर बोली, ऊपर से एकदम सफेद। सॉरी, जीवा ने पहली बार ऐसे कलुषित विचार सुना था। ये जो कलुषित विचार था, जो बुरा विचार था, उसने पहली बार सुना था। वह हंसकर बोली, यानी वो बिल्कुल भी नहीं डरी। ऊपर से एकदम सफेद और स्वच्छ और हो, पर मन से बड़े कपटी हो। तुम लोग कैसे हैं? ऊपर से उसने क्या किया? उनकी सच्चाई उनके मुंह पर ही बता डाली। तुम ऊपर से एकदम सफेद और स्वच्छ दिख रहे हो, लेकिन मन से बहुत ही कपटी हो। तुम्हारे विचार अच्छे नहीं है। बिना डरे वो दांतों को यह बता देती है, यह कहती है। ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाली जीभ, वाचालता छोड़ और अपनी औकात में रह। हम तुझे चबा सकते हैं। अभी देखो, इतना कहने के बाद वो बुद्धि से काम करती है और दांतों को बताती है। फिर ऐसा कहने के बाद दांतों को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उनके ऊपर क्या सवार होता है? घमंड सवार होता है, गर्व सवार होता है। तो ऐसे अवस्था में अगर घमंडी व्यक्ति को अगर हमने कुछ समझाने का प्रयत्न किया तो उसे वो समझ में आता है क्या? नहीं। तो उसे क्या लगता है? यह व्यक्ति ठीक नहीं बोल रहा है, कुछ बुरा ही बोल रहा है, क्योंकि उसे अपना कहा हुआ ही सच लगता है। वैसे ये जो दांत थे वो घमंड में चूर हो चुके थे। और वो कहते हैं, जीवा से कहते हैं कि ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाली जीभ, वाचालता छोड़, यानी तुम जो बड़बड़ कर रही है उसे छोड़ दे और अपनी औकात में रहे। और तुम क्या कर? अपनी मर्यादाओं में रहो। हम तुझे चबा सकते हैं। हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं? तुम्हें चबा सकते हैं। यह मत भूल कि तू हमारी कृपा पर ही राज कर रही है। ये बात तुम मत भूल कि हमारी कृपा पर, हमने तुम पर कृपा की है, इसके वजह से तू राज कर रही है। दांतों ने किटकिटा कर कहा। दांतों ने ये जो सेंटेंस है वो किटकिटा कर जीवा से कहा। जीभ ने नम्रता बनाए रखी किंतु उत्तर दिया। जीभ ने भी क्या किया? नम्रता बनाए रखी। देखो, नम्रता जो है वो बहुत ही बड़ा गुण होता है। नम्रता से क्या हो जाता है? हम दुश्मन को भी दोस्त बना सकते हैं। इसलिए हमारे वाणी में विनम्रता होनी ही चाहिए, क्योंकि विनम्रता के कारण हम दूसरों से जुड़ जाते हैं। जो व्यक्ति विनम्र रहता है उसका समाज में अस्तित्व हमेशा बना रहता है। इसलिए नम्रता, विनम्रता बहुत ही ज़रूरी होती है। जीभ ने भी अपनी नम्रता बनाए रखी किंतु उत्तर दिया। वो डरी नहीं, उसने जवाब दिया। दूसरों को चबा जाने की ललक रखने वाले बहुत जल्दी टूटते भी हैं। दूसरों को चबा जाने की ललक रखने वाले यानी लालसा, इच्छा रखने वाले बहुत जल्दी टूटते भी है, टूट भी जाते हैं। सामने वाले तो जल्दी गिर जाते हैं। सामने वाले जो है दांत, वो कैसे होते हैं? बहुत ही जल्दी गिर जाते हैं। तुम लोग अवसरवादी हो। अभी ये जीवा जो है वो दांतों को क्या घोषित करती है? तुम कैसे हो? अवसरवादी हो। अवसरवादी यानी स्वार्थी या मतलबी हो, सेल्फिश पर्सन ऐसे तुम हो। मनुष्य का साथ तभी तक देते हो जब तक वह जवान रहता है। अभी उसने क्यों उन्हें अवसरवादी कहा? जीवा ने उन्हें
क्योंकि वो कहती है कि तुम मनुष्य का साथ तब तक ही देते हो जब तक वो जवान रहता है। देखो जवानी में क्या होता है, दांत बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन आप चॉकलेट्स वगैरह खाओगे, ज़्यादा ब्रश नहीं करोगे तो क्या होने वाला है, आपके दांत तो खराब होने ही वाले हैं। लेकिन दांतों की अगर ठीक से ख्याल रखोगे तो क्या होता है, हमारे दांत बहुत ही मजबूत रहते हैं। जवानी वो कहती है कि तुम मनुष्य का साथ तभी तक देते हो जब तक वह जवान रहते हैं, वृद्धावस्था में असहाय छोड़कर चल देते हो। देखो जैसे ही वृद्धावस्था नज़दीक आती है, उम्र व्यक्ति की होती रहती है, वैसे ही क्या हो जाता है, जो शरीर की बीमारियां है वो बढ़ती जाती है, शरीर में से कैल्शियम घटता जाता है, उतनी ताकत नहीं रहती और उसके वजह से कैल्शियम वगैरह की कमतरताओं के वजह से दांतों के ऊपर भी असर होता है। कई सारे वृद्ध व्यक्तियों को हमने देखा है कि उनके दांत निकाल दिए जाते हैं या उनको दांत दर्द होता है जिसके वजह से वो खा नहीं पाते, इसलिए उनके दांत निकाल दिए जाते हैं। इसलिए वो क्या कहती है, तुम तो सिर्फ और सिर्फ जब तक व्यक्ति जवान होता है तब तक उनका साथ देते हो, और जब उन्हें ज़रूरत होती है वृद्धावस्था में तो उसी समय तुम क्या करते हो, उन्हें छोड़कर चल देते हो। ऐसा उसने अवसरवादी कहकर दांतों को कहा। शक्तिशाली दांत भी आखिर अपनी हार क्यों मानने लगे, शक्तिशाली यानी ताकतवर दांत भी आखिर अपनी हार क्यों मानने लगे, क्यों वो जीवा के बातों को सुनने लगे। बोले हमारी जड़ें बहुत गहरी है। दांतों की जड़ी कैसे होती है, गहरी होती है। वो कहते हैं हमारी जड़ें बहुत गहरी है, हमारे कड़े और नुकीलेपन के कारण बड़े बड़े हमसे थर्राते हैं। हमारे जो कड़े और नुकीले दांत है उसके कारण जो बड़े बड़े व्यक्ति है वो हमसे थर्राते हैं यानी घबराते हैं। देखो छोटे बच्चे, अगर किसी छोटे बच्चे को काटने की आदत हो और उसने काटने के लिए काटने की तैयारी दिखाई तो हम क्या करते हैं, हाथ पीछे ले लेते हैं, क्योंकि काटने की वजह से क्या होता है, हाथों पर निशान हो जाते हैं, दुखता है, दर्द होता है, वो चुभते हैं। इसलिए बड़ा भी व्यक्ति क्यों ना हो वो क्या हो जाता है, घबरा जाता है। जीवा ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया, बहुत ही समझदारी से बुद्धि का इस्तेमाल कर कर जीवा ने इसके ऊपर भी उत्तर दिया। वो घबराई नहीं, डरी नहीं, उसने जवाब दिया तुम्हारे नुकीले या कड़ेपन का कार्यक्षेत्र मुंह के भीतर तक सीमित है। उसने क्या कहा, तुम्हारा जो नुकीला या कड़ेपन का कार्यक्षेत्र है वो कहाँ तक सीमित है, मुंह तक ही सीमित है, मुंह तक ही है, उसके बाहर जाकर तुम कुछ कार्य नहीं कर सकते। विनम्रता से कहती हूँ मुझ में पूरी दुनिया को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता है। वो कहती है बहुत ही नम्रता के साथ में ये कहती हूँ कि तुम्हारा कार्य सिर्फ मुंह तक सीमित है, लेकिन मुझ में पूरी दुनिया को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता है। लेकिन जीवा में कैसी है, पूरी दुनिया को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता है। देखो कई बार कई सारे व्यक्तियों के व्याख्यान जो है वो हमें बहुत सुनना, भाषण सुनना बहुत अच्छा लगता है, उनका प्रभाव हमारे ऊपर होता है। क्यों, क्योंकि उनकी जो भाषा शैली होती है बोलने की, उसके वजह से, और दुनिया को झुकाने की भी ताकत हमारे जीवा में, हमारे बोली में होती है। यह जो है वो जीवा बिना डरे दांतों को समझाती है। दांतों ने पुनः धमकी दी, दांतों ने यह माना नहीं, उन्होंने फिर से जीवा को जो है वो धमकी दी। हम सब मिलकर तुझे घेरे खड़े हैं, कब तक हमसे बचेगी। उन्होंने क्या धमकी दी, हम सब मिलकर तुम्हें घेरे खड़े हैं। देखो हमारे दांतों की रचना देखेंगे तो पहले दांत है और बाद में हमारी जीवा आती है। आजू बाजू से दांत होते हैं तो वो कहते हैं कि कब तक हम सब तुम्हें घेरे खड़े हैं, घेर कर हमने रखा है, तुम कब तक हमसे बचोगी। जीभ ने दांतों के घमंड को चूर करते हुए चेतावनी दी। अभी जीभ ने भी क्या किया, यहाँ तक वो जो है वो बहुत ही विनम्रता के साथ दांतों से बात कर रही थी, उन्हें समझा रही थी, लेकिन अभी फिर से उन्होंने क्या किया, जीवा को धमकी दी। तो जीभ ने दांतों को घमंड चूर करते हुए यानी उनके गर्व को, घमंड को तोड़ते हुए उन्हें चेतावनी दी, यानी अंतिम सूचना, लास्ट वार्निंग उसने दांतों को दी। डॉक्टर को बुलाऊं, उसने क्या कहा, डॉक्टर को बुलाऊं। दंत चिकित्सक एक एक को बाहर कर देगा। दंत चिकित्सक यानी क्या, डेंटिस्ट, बराबर है। वो क्या करेगा, तुम सबको एक एक को बाहर कर देगा, एक एक को बाहर निकाल देगा, क्योंकि मैं मेरी बोलने की वजह से क्या हो जाएगा, डेंटिस्ट तुम्हारा सबको दांत मुंह में से बाहर निकाल देगा, मुझे तो छुएगा भी नहीं और तुम सब बाहर दिखाई दोगे। देखो जीवा को वो छू भी नहीं पाएगा।
तो क्योंकि दांत नहीं रहेंगे तो चलेगा, लेकिन जीवा के माध्यम से हम बोल सकते हैं, पदार्थ का टेस्ट ले सकते हैं, इसलिए जीवा बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो अपना महत्व बताते हुए, दांतों को समझाते हुए कहती है कि वो तुम्हें तो बाहर निकल कर फेंक देगा, लेकिन मुझे छुएगा तक नहीं, और तुम सब बाहर दिखाई दोगे, यानी बाहर निकाले गए होंगे। घमंडी दांत अब निरुत्तर थे। जीवा के एक धमकी के वजह से, एक बतलाने के वजह से जो घमंडी दांत थे वो कैसे हो गए, अभी निरुत्तर थे, यानी कोई भी जवाब वो जीवा को नहीं दे सके। उन्हें कविता की यह पंक्ति याद आ गई। जैसे ही जीवा ने उन्हें धमकी दी तो उस धमकी के वजह से उन्हें जो है वो कविता की जो पंक्तियां हैं वह याद आ गई। किसी को पसंद नहीं सकती बयान में, तभी तो दी नहीं हड्डी जबान में। कौन सी पंक्ति? किसी को पसंद नहीं सकती बयान में, बातों में किसी को शक्ति पसंद नहीं होती, तभी तो भगवान ने तभी तो दी नहीं हड्डी जबान में, तभी तो हमें जबान में हड्डी दी नहीं है। घमंडी दांतों ने आखिर जीभ का लोहा मान लिया। घमंडी जो दांत थे, उन घमंडी दांतों ने, अभिमानी दांतों ने आखिर जीभ का लोहा मान लिया। लोहा मानना ये जो है मुहावरा है, उसका अर्थ होता है श्रेष्ठता को स्वीकार करना। जो घमंडी दांत थे उन्होंने जीभ के श्रेष्ठता को स्वीकार कर लिया। देखो यहाँ पर जो दांत थे वो पहले क्या कर रहे थे, घमंड कर रहे थे। घमंड के वजह से वो जीवा को धमकी दे रहे थे, लेकिन फिर भी जीवा ने क्या किया, बहुत ही नम्रता से उन्हें जवाब देती गई। हमारे जबान में विनम्रता होनी बहुत ज़रूरी है। क्यों, ये मैंने आपको बताया। अंत में जब जीवा ने धमकी दी तब जो दांत है उनका घमंड जो है वो टूट गया, और उन्हें जीवा का श्रेष्ठत्व जो है वो मान्य करना ही पड़ा। ये जो है जीभ का वर्चस्व, इस लघु कथा के माध्यम से लेखक हरि जोशी जी ने दांतों को कठोरता व जीभ को विनम्रता का प्रतीक माना है। व्यक्ति को इससे हमें सीख देने का प्रयत्न किया है। इसके माध्यम से क्या सीख देने का प्रयत्न किया है कि व्यक्ति को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, उसे विनम्रता को अपनाकर स्वयं अपना जीवन महान बनाना चाहिए। ये जो सीख है वो हमें इस जीभ का वर्चस्व, इस लघु कथा के माध्यम से मिलती है। तो देखो बच्चों, कभी भी हमें बुरे काम भी नहीं करने चाहिए और कभी घमंड भी नहीं करना चाहिए। इस पाठ से हमने क्या सीखा? तो बुरे काम का फल बुरा ही होता है, अतः हमें बुरे कामों से दूर रहना चाहिए। और जो घमंड होता है उसका सिर नीचा होता है, हमें घमंड नहीं करना चाहिए। विनम्रता मानव के व्यक्तित्व का आभूषण होती है, हमेशा विनम्रता से हमें रहना चाहिए। यह सीख जो है, यह जो समझ है हमें इस पाठ से मिलती है। तो यहाँ पर जो हमारा 2 लघु कथाएं जो पाठ है वह यहाँ पर समाप्त होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, हमेशा की तरह नोटबुक में लिखेंगे। तो देखो आपका फर्स्ट टर्म का जो नोटबुक होगा वो बाकी ही होगा, तो उसमें आप क्या करो, एक पेज फोल्ड करो और वहाँ पर लिखो सेकेंड टर्म, और उसी नोटबुक में आप आगे ये जो पाठ है वो लिखना शुरू कर दो। सबसे पहले हेडिंग दोगे, 2 लघु कथाएं, लेखक का नाम लिखोगे और फिर प्रस्तावना लिखोगे। यहाँ पर देखो मैंने आपको जैसे ही दिखाया है, प्रस्तावना, नींव की प्रस्तावना सबसे पहले लिखनी है, और नींव की प्रस्तावना लिखकर हो जाने के बाद आपको जीभ का वर्चस्व, इसकी प्रस्तावना आपको लिखनी है। ठीक है, सबसे पहले आप पाठ का नाम, लेखक का नाम और प्रस्तावना लिखोगे। जैसे ही आपकी प्रस्तावना लिखकर हो जाती है, प्रस्तावना लिखकर हो जाने के बाद ये जो शब्दार्थ है आपके सामने, इन शब्दार्थों को आपको नोटबुक में लिखना है। ठीक है, यहाँ पर बहुमंजिला, नींव, तगारी, ठेकेदार, शंकित, अनुभवी, ये जो शब्दार्थ दिए गए हैं, इन शब्दार्थों को आपको आपके नोटबुक में लिखना है। इसके अलावा आगे भी और शब्दार्थ है, वो भी आपको आपके नोटबुक में लिखने हैं। ये जो शब्दार्थ है, ये शब्दार्थ भी आपको क्या करने हैं, आपके नोटबुक में लिखने हैं। और जैसे ही आपके शब्दार्थ लिखकर हो जाएंगे, ठीक है, तो शब्दार्थ लिखकर हो जाने के बाद आपको मुहावरे दी गए हैं, दोनों, लोहा मानना और रंगे हाथ पकड़ना। इन दोनों मुहावरों का अर्थ लिखकर आपको क्या करना है, उनका वाक्य में प्रयोग करना है।
ठीक है, पहले दिखाए हुए शब्दार्थ, उसके आगे ये शब्दार्थ और फिर ये मुहावरा, मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग। इतना हो जाने के बाद जो टेक्स्ट बुक में आपको सवाल दिए गए हैं पाठ के नीचे, संजाल पूर्ण करो, उत्तर लिखो, विधान के सामने चौखट सही गलत अथवा चिन्ह लगाओ, ये भी आपको नोटबुक में लिखना है। उचित जोड़ियां मिलाओ, ये भी आपको नोटबुक में लिखना है। भाषा बिंदु, निम्नलिखित शब्दों के आधार पर मुहावरे लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग करो, ये भी आपको भाषा बिंदु भी क्या करना है, आपको नोटबुक में लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया। सबसे पहले प्रस्तावना, उसके बाद शब्दार्थ, उसके बाद मुहावरे, उसके बाद सूचना के अनुसार कृति करो, ये लिखना है भाषा बिंदु। और ये उपयोजित लेखन, ये कहाँ पर लिखोगे आप, आपके कंपो बुक में। क्या है उपयोजित लेखन? जल के अपव्यय की रोकथाम संबंधी चित्रकला प्रदर्शनी का आकर्षक विज्ञापन तैयार करो, ये जो है वो आपको आपके कंपो बुक में लिखना है। ठीक है, यहाँ तक भाषा बिंदु तक आप कहाँ पर लिखने वाले हो, भाषा बिंदु तक नोटबुक में। और जल के अपव्यय की रोकथाम से संबंधित प्रदर्शनी का आकर्षक विज्ञापन तैयार करो, ये कहाँ पर लिखने वाले हो, कंपो बुक में। ठीक है, उपयोजित लेखन सिर्फ आप कंपो बुक में लिखने वाले हो, बाकी सारे आप हिंदी के आपके नोटबुक में लिखने वाले हो। इतना हो जाने के बाद हर बार जैसे लेसन के आधार पर आपको जो है वो स्वमत पर आधारित प्रश्न दिए जाते हैं, वैसे ही प्रश्न जो है वो मैं अभी आपको देने वाली हूँ। ये आप लिख लो आपके नोटबुक में। जैसे आपके ये जो हो जाएंगे नोटबुक में भाषा बिंदु कंप्लीट हो जाएगा, उसके नीचे ही स्वमत पर आधारित प्रश्न ऐसे लिखकर आप क्या करो, इन प्रश्नों के आंसर लिखने हो। कितने लाइंस में लिखोगे, 7 से 8 पंक्तियों तक आपको क्या करना है, इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला सवाल, क्या रिश्वत देना व रिश्वत लेना दोनों ही कानूनी अपराध है? अपने विचार लिखिए। क्यों ऐसा है, रिश्वत देना और लेना दोनों ही कानूनी अपराध है, क्यों है, हाँ तो क्यों है, ये जो है उसका मत आपको व्यक्त करना है। 7 से 8 लाइन तक आपको लिखने हैं। क्यों रिश्वत देना लेना कानूनी अपराध है, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको पाठ पढ़ाते वक्त ही दिया है। तो सोच समझकर आप क्या करो, इसका उत्तर 7 से 8 लाइन तक लिखो। हमारा दूसरा सवाल है, बुरे काम का बुरा नतीजा कथन के संदर्भ में अपने विचार लिखिए। इसका भी आंसर, इसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको पाठ पढ़ाते समय ही दिया है। बुरे काम का नतीजा बुरा क्यों माना जाता है, इसका भी जवाब आप 7 से 8 पंक्तियों तक लिखोगे। ठीक है, हमारा तीसरा सवाल, ईमानदारी व्यक्ति को अच्छाई के मार्ग पर ले जाती है, विषय पर अपने विचार लिखिए। ईमानदारी जो होती है वो ईमानदारी बहुत ज़रूरी होती है, क्यों ज़रूरी होती है और वो व्यक्ति को किस प्रकार अच्छाई की मार्ग पर ले जाती है, इस विषय में आपके क्या विचार है, वो विचार आपको 7 से 8 पंक्तियों तक लिखने हैं। हमारा चौथा सवाल, घमंड मनुष्य के विनाश का कारण बन जाता है, कथन के संदर्भ में अपने विचार लिखिए। जो घमंड होता है, जो अभिमान हमारा गर्व होता है, वो मनुष्य, जो घमंड गर्व होता है वो मनुष्य को विनाश का कारण बन जाता है। किस प्रकार घमंड मनुष्य के विनाश का कारण बन जाता है, इस कथन के संदर्भ में आप अपने विचार लिखिए। इसके आधार पर आप एग्जाम्पल्स भी दे सकते हो। आप चाहे तो एक आध दूसरा एग्जाम्पल इन स्वमत के प्रश्नों के आधार पर आप एक एक एग्जाम्पल भी दे सकते हो। ठीक है, और हमारा सबसे आखिरी सवाल, विनम्रता सारे सद्गुणों की नींव है पर आधारित अपने विचार लिखिए। विनम्रता जो है, विनम्रता कैसे आवश्यक होती है, ये भी मैंने आपको पाठ पढ़ाते समय बताया है। ये विनम्रता सारे सद्गुणों की नींव है। इस आधार पर आपके क्या विचार है, वो विचार आपको 7 से 8 पंक्तियों तक लिखने हैं। तो 2 लघु कथाओं पर मैंने आपको 5 स्वमत पर आधारित सवाल दिए हैं। ठीक है, तो अपने विचारों पर आपको क्या करना है, इनके आंसर लिखने हैं। जब आप क्वेश्चन आंसर लिखने को बैठोगे तो 1-2 बार पाठ ध्यान से पढ़ो, बहुत ही शांतिपूर्वक पढ़ो, और वो पढ़ने के बाद क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने का प्रयत्न करो। ठीक है, पहले समझ लो और फिर क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना। ठीक है, तो जैसे ही आपका भाषा बिंदु हो जाए उसके नीचे आप ये 5 प्रश्न हैं, उन 5 प्रश्नों के सवाल और जवाब दोनों आप वहाँ पर लिख लेना।
ठीक है, तो हमारा ये यहाँ पर 2 लघु कथाएं, ये जो लेसन है, इस लेसन की लेसन भी पढ़ाकर हो चुका है, और उसके प्रश्न भी, इसके आधार पर प्रश्न भी मैंने आपको दिए हैं। तो 1 वीक है आपके पास है, 1 वीक में आप क्या करो, आपको जो होमवर्क मैंने आपको दिया है वो कंप्लीट करके रखो। उम्मीद है आपको पाठ समझ में आ गया होगा, जो क्वेश्चन दिए हैं वो समझ में आ गए होंगे। तो हम यहीं पर रुकते हैं। धन्यवाद।